Hello students, this is video number 21 of laws of motion और the topic is combination and cutting of springs। तो क्या मतलब हुआ इस बात का ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये टॉपिक है हमारा कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। इसमें एक चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे के बारे में। मैंने आपको बताया था कि के चाहे उसका फॉर्मूला आपको देखने में लगता है कि एफ अपॉन एक्स है, लेकिन बेसिकली ये एक स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है जो बिल्कुल मतलब डिपेंड नहीं करती कि आप उस पर कितनी फोर्स लगाओ, आप उससे कितनी डिस्प्लेसमेंट उसको खींचो, उस पर के डिपेंड नहीं करता। के इज़ फिक्स्ड। के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? वो मटेरियल पे डिपेंड करती है एंड सो मैनी थिंग्स, बट ऑफ आवर इंटरेस्ट हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है कि वो लेंथ पे भी डिपेंड करती है। तो बाकी सब चीज़ों को तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साथ रख दिया। हमने सिर्फ ये बोला कि जो के है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है, मतलब जिस स्प्रिंग की लेंथ ज़्यादा होगी। लेकिन स्प्रिंग, पहली एक बात और याद रखो, स्प्रिंग अगर सेम मटेरियल का, ऐसे आपको कोई रैंडमली दो स्प्रिंग दिखा दे और एक लंबा दिखाए तो आपको क्या बोलेगा कि भाई क्या इसका के कम है? नो, ऐसे नहीं बोलना। उसको बोलना पहले क्या उसकी हर एक उसकी जो वायर यूज़ हुई है, जो मटेरियल यूज़ हुआ है, क्या सेम थिकनेस क्या दोनों में, क्या सेम मटेरियल है दोनों में, और भी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी सेम अगर होंगी तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। अगर उसकी बाकी सब प्रॉपर्टीज कॉमन हैं तो बाकी प्रॉपर्टीज जैसे होती हैं आपका मटेरियल कौन सा यूज हुआ, कितनी थिकनेस की वायर यूज हुई, एंड सो मैनी अदर थिंग्स कैन बी देयर। वो मेरे इंटरेस्ट की बात इस समय नहीं है, ठीक है। तो फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन फिर मेरे लिए कैसे काम का ये मैं बताता हूं आपको। हम इसको कैसे यूज करेंगे कि हमारे को एक स्प्रिंग दिया होगा, ठीक है। अगर मैं इसको काट दूं इधर से ऐसे करके, तो अब जो रिजल्टिंग 3 स्प्रिंग्स बनेंगे काटने के बाद, क्या उनकी सेम मटेरियल के होंगे? ऑब्वियसली तुमने एक ही स्प्रिंग को काटा था, उसका मटेरियल सेम है। क्या उसकी वायर सेम थिकनेस की है? बिल्कुल सेम थिकनेस की है, सिर्फ तुमने चेंज क्या कर दिया उसको काट के इन 3 स्प्रिंग्स में। और इस 4 चीजें बन गई, एक बड़ा स्प्रिंग और ये 3 छोटे स्प्रिंग्स, ठीक है। तो इन 4 स्प्रिंग्स और इन छोटे स्प्रिंग्स में अगर नाम दे दूं, इसका 1, इसको 2 और 3, ये 3 स्प्रिंग्स और एक ये आपका बड़ा वाला स्प्रिंग, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। और मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर के है और इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2 और इसकी लेंथ L3। इसका K1 स्प्रिंग कांस्टेंट, नया स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K3। देन आई विल से, देखो यही इसी पे फॉर्मूला पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन होंगे कि K इंटू एल, ये जो मैंने लिखा है यहां, K इंटू एल इज इक्वल टू K1 इंटू L1 इज इक्वल टू K2 इंटू L2 इज इक्वल टू K3 इंटू L3। ये कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स में ये मेरा फॉर्मूला यूज होने वाला है, जिसको यूज करके हम सारे क्वेश्चंस करेंगे इस चीज को लेके। पहले एक बात लेकिन अपने दिमाग में याद रखनी है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, हेंस जितनी छोटी लेंथ उतना ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट, जितनी लंबी लेंथ उतना कम स्प्रिंग कांस्टेंट, और उसी वैल्यू से मतलब चेंज होगा वो, ठीक है। तो ये नोट कर लो। एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आया कहाँ से ये भी बता देता हूँ। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जब आप लिखते हो ना ऐसे, हमेशा, ये कोई स्प्रिंग को लेके नहीं, हमेशा, ठीक है। जैसे x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो हम बोलेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुआ कि x की वैल्यू भी चेंज करो तो y की वैल्यू भी अकॉर्डिंगली चेंज होगी, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो वो हमने यहाँ लिख दिया। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो और कॉन्सेप्ट के साथ भी याद कर सकते हो कि कभी भी दो क्वांटिटीज जब आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, इट होल्ड्स ट्रू। ये तीनों चीज़ें होल्ड ट्रू करती हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपने अपने दिमाग में रखनी है। अब इसके आगे अब जो क्वेश्चंस हम करेंगे, आप देखो कितने इंटरेस्टिंग और कितने सिंपल हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स में। यहाँ मुझे एक स्प्रिंग दिया है, मान लो इसको बिल्कुल आधे से मैंने काट दिया ऐसे, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था? के। तो अब ये दो आधे आधे स्प्रिंग्स बन गए, 2 स्प्रिंग बन गए, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अब मैं बोलूँगा K1, लेंथ कितनी इसकी? L1 विच इज़ L/2। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, लेंथ कितनी? L/2, जो उसकी थी उससे आधी, इधर भी L/2 लिख दो। फाइन, आधा आधा काटा, मैंने बोला आपको कि मैंने आधा काटा है। पहले कैलकुलेशन बाद में बताता हूँ, पहले कॉमन सेंस बताओ। पहले कॉमन सेंस ये कहती है कि भाई आधा करोगे लेंथ को तो क्या हो जाएगा? इसका स्प्रिंग K1 ज़्यादा होगा कि K ज़्यादा होगा? K1 ज़्यादा होगा। K1 ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? तुमने लेंथ को आधा कर दिया तो डबल होगा। तो पहले ही मालूम है कि K1
इक्वल टू K2 होगा, क्योंकि आधा आधा काटा, इन दोनों की लेंथ तो बराबर है इसलिए ये दोनों तो बराबर होंगे, लेकिन K से वो दोनों डबल होंगे क्योंकि लेंथ को तुमने आधा किया, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो फिर वो भी आधा हो जाता है, लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है इसलिए ऐसा आएगा। ठीक है, ये रिलेशन आ गया आपका। अगर इसकी कैलकुलेशन करनी हो तो हाउ विल यू डू द कैलकुलेशंस, आई विल टेल यू कि हाउ टू डू द कैलकुलेशंस। हम ऐसे लिखेंगे इसको, देखना, K इंटू एल जो भी बताया था आपको इक्वल टू K1 इंटू L1, ठीक है, इक्वल टू K2 इंटू L2। फाइन, इन दोनों को उठाओ, सामने सामने नजर आ गया, एल एल कैंसिल हो गया, एल एल कैंसिल हो गया, K1 इक्वल टू 2K आ गया। ऐसे ही तुम इन दोनों को उठा लो, K1 K2 तो बराबर ही है, ये तो पता चल गया। तो इस तरह से आपने करना है इन कैलकुलेशंस को, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह का है। एक ही स्प्रिंग लिया जिसकी लेंथ एल थी, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में काट दिया। अब 3 इक्वल पार्ट्स में काटोगे तो क्या होगा, 3 स्प्रिंग बनेंगे। ठीक है, 3 स्प्रिंग बनेंगे, ये लो 3 स्प्रिंग बना दिए मैंने, इसके 3 स्प्रिंग बन गए। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K3, लेकिन K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 होगा। एज आपने लेंथ को 3 गुना कम कर दिया है इसलिए K आपका 3 गुना बढ़ जाएगा। 3 गुना होता है 3 टाइम्स, लेंथ आपने 3 टाइम्स कम की है, आपको जो K है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है इसलिए वो 3 गुना ज़्यादा होगा। दिस इज इक्वल टू 3K। खत्म, देख के पता चल गया क्या आंसर आएगा। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आपको पीछे सिखाई मैंने, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, डायरेक्ट अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें हमने एक स्प्रिंग को 3 पार्ट्स में काटा, लेकिन इस बार 3 इक्वल पार्ट्स में नहीं काटा, इस बार उनकी रेशो है 1:2:3। ठीक है, तो अगर इस तरह की रेशो में क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे आप, मैं आपको बताता हूँ। आप बोलोगे पहले वाले, देखो मैं आपको करके देता हूँ, ये 3 स्प्रिंग बन गए। इन 3 स्प्रिंग में इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K3। फाइन, अब इसकी लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ L थी, टोटल लेंथ L थी, पहले वो थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, वो देखना ज़रा। देखो मैंने एक रिलेशन लिखा यहाँ, क्या मैंने मान लिया कि ये जो पहली लेंथ है वो x है, तो दूसरी लेंथ कितनी हो गई 2x, तीसरी लेंथ कितनी हो गई 3x। ऐसे क्वेश्चन तुम बड़ी बार करते थे, जब भी रेशो में दिया जाए तो आपने क्या करना होता है, छोटे वाले को x मान लो, फिर आपका 2x आ गया दूसरे वाला, और तीसरे वाला क्या आ गया 3x, तीनों का सम लेंथ के बराबर। जब 3 टुकड़े कटेंगे इन तीनों को दोबारा मिला दूँ तो अल्टीमेटली लेंथ आ जाएगी ना। तो इसलिए x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू क्या आ गया L, 6x इक्वल टू L, x इक्वल टू आ गया L/6। सिंपल सी बात, x आ गया L/6। इसका मतलब हुआ इसकी लेंथ हो गई L/6, इसकी लेंथ होगी 2L/6, इसकी लेंथ होगी 3L/6, इसकी लेंथ होगी 3L/6। 3L/6 कितना आएगा L/2। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ी सी एक मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ी बीच में। ठीक है, तो क्या आएगा, मैं क्या लिखूंगा, देखो जो हम लिखते आ रहे हैं अभी तक, क्या K इंटू एल इज इक्वल टू K1, ऐसे करो, K1 L/6। ठीक है, अब तो सामने पता चल गया, जब तुम्हें रेशो पता चल जाए इसकी लेंथ की कितनी है तो आपको पता चल गया। मैं सीधा सीधा बोलता हूँ देख के ही कि K1 इक्वल टू होगा 6K, K2 इक्वल टू होगा 3K, और K3 इक्वल टू होगा 2K। K3 इक्वल टू होगा 2K, K3 इक्वल टू 2K। ठीक है, तो ये तीनों लिख के रखो, कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन करके देखोगे तो भी यही रिजल्ट आएगा, बट कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है क्योंकि सामने सामने दिखाई देता है, इसमें सामने सामने दिखाई देता है कि जब लेंथ 6 टाइम्स कम होगी तो K उसका 6 टाइम्स बढ़ जाएगा। 6 से डिवाइड हो रही है लेंथ तो 6 से K मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट्स लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने किया। तो कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स में इससे ज़्यादा वेरिएशन और कुछ दे नहीं सकता, बट इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स की हम बात करेंगे। यहाँ पे अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। 2 स्प्रिंग हमने इकट्ठे लगाए, पहले हमने स्प्रिंगों को काटना सीखा कि काट के क्या क्या उनके हालात होते हैं। अब हम स्प्रिंग्स को क्या कर रहे हैं, अब हम उनको जोड़ रहे हैं, मतलब 2 स्प्रिंग्स को कॉम्बिनेशन में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन में। अब देखो जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन में 2 स्प्रिंग्स हमने लगाए हैं K1 K2। हम पहली बात ये करेंगे, मान लो कि हमने इसको x डिस्प्लेसमेंट आगे दी। मैंने आपको एक बार पहले भी ये बताया हुआ, आज दोबारा बताता हूँ कि जैसे ही हम इसको डिस्प्लेसमेंट देंगे यहाँ पे एक फोर्स बनेगी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे, आई मीन टू से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह फोर्स सेम होगी। सो जब फोर्स 2 स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर जब 2 स्प्रिंग्स इस तरह से कनेक्टेड हों कि उनके अंदर फोर्स सेम रहे, तो हम बोलते हैं दीज स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड, these springs are connected in
सीरीज, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं सीरीज को, आप अच्छे से लिखना। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन की एग्जांपल दी। क्या एग्जांपल दी कि फोर्स यहां दोनों स्प्रिंग्स के सेम रही। वेन एवर फोर्स रिमेन सेम इन टू स्प्रिंग्स वी से दीज टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, दीज टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। और मैं सीरीज की बात आपके साथ एक और करता हूं कि मुझे यहां दिखाई दे रहा है कि अगर ये एक्स डिस्प्लेस हुआ, अगर ये एक्स डिस्प्लेस हुआ तो इसकी K1, ये कौन K2, ये डिस्प्लेस होगा X1, ये डिस्प्लेस होगा X2। लेकिन K1 X1 इज इक्वल टू क्या होगा K2 X2, क्योंकि दोनों की फोर्स क्या है, सेम है। तो K1 X1 इज इक्वल टू क्या होगा K2 X2, इक्वल टू क्या FSP विच इज डेवलप्ड इन देम। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट हेयर। ठीक है, यहां पे क्या याद रखा हमने कि हमने इसको डिस्प्लेसमेंट दी, डिस्प्लेसमेंट देने के, और सेम चीज हम वर्टिकल स्प्रिंग्स में भी देख सकते हैं। मैंने आपको करवाई भी है ऐसी प्रॉब्लम जहां हमने ये डिस्कस भी किया था। एंड दिस इज वेरी वेरी क्रूशल कि दोनों के अंदर, माइंड इट, दोनों के अंदर फोर्स सेम डेवलप होगी। दिस फोर्स इज एक्चुअली कॉल्ड स्टोरिंग फोर्स, और ये दोनों के अंदर सेम फोर्स डेवलप होती है। मैंने पहले भी, आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसके अंदर आपको दिख जाएगा कि मैंने ये आपसे ये वाले वर्टिकल स्प्रिंग के केस में ये बात की थी। दोनों स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग बैलेंस की प्रॉब्लम्स जब हमने की थी, तो दोनों स्प्रिंग के अंदर सेम फोर्स डेवलप होगी, लेकिन दोनों की डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगी, दोनों की डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगी। सेम इज द केस हेयर। यहां पे हॉरिजॉन्टली रखा है, कोई वर्टिकल दिखा के भी दिखा सकता है इसको। K1 X1 इज इक्वल टू K2 X2 इज इक्वल टू क्या, ये। अब मैं चाहता क्या हूं बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग से, मैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग से ये चाहता हूं, आई वांट टू रिप्लेस दिस सिस्टम जिसके अंदर दो स्प्रिंग्स लगे होंगे ऐसे, मैं उनको एक में कन्वर्ट करना चाहता हूं कि एक, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाना चाहूं, ऐसे इक्विवेलेंट आप लोग रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट पढ़ के आते हो क्लास 10th में। ठीक है, तो यहां पे मैं अगर इसका एक, दोनों में से एक ही स्प्रिंग लगाना चाहता हूं, और उसको क्या लिखूंगा मैं, यहां अगले पेज पे लिखता हूं। एक चीज हमें सबसे पहले ये नजर आ चुकी है यहां कि टोटल x जो होगा डेट विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2। यहां से इसकी डेरिवेशन ये छोटी सी स्टार्ट होती है। तो x किसके बराबर होगा, फोर्स कॉमन है दोनों में, इसलिए मैं F अपॉन क्या लिखूंगा इसको, F अपॉन K इक्विवेलेंट। मतलब मैंने इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं किसमें, एक ऐसे सिस्टम में जिसके अंदर एक ही स्प्रिंग हो, ये इसका इक्विवेलेंट बना रहा हूं। जैसे दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते थे तो हम उसमें कहते थे कि उसका अगर इक्विवेलेंट देखना है आपको तो क्या होगा, दैट वाज आंसर क्या होता था सीरीज के केस में, R1 प्लस R2। लेकिन यहाँ उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ मैं बताता हूँ क्या उल्टा है। F अपॉन, फोर्स सेम है, फोर्स नहीं डिफरेंट है, क्या K1 प्लस F अपॉन, FSP भी लिख सकते हो आप, K2। F कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली आपकी इक्वेशन बन गई। सीरीज के लिए मैंने याद रख लिया क्या, 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। और अगर मैं 3 स्प्रिंग लेता तो 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3 इज इक्वल टू K 1 अपॉन K इक्विवेलेंट। ये याद रख। इसी बेसिस पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर दो स्प्रिंग्स हैं, दो स्प्रिंग्स ले लो, दो स्प्रिंग्स हैं आपस में सीरीज में लगे हैं, एक की वैल्यू है K की 10 न्यूटन पर मीटर, दूसरे की वैल्यू है 10 न्यूटन पर मीटर। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, फॉर्मूला भी लगा सकते हो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट। इसका सीधा आंसर आधा आएगा, हाफ, हाफ, सीधा आधा, सीधा आधा कर दो, आपको सीधा आंसर रिजल्ट मिल जाएगा, याद रख लो। अगर 3 होते 30-30 के सीरीज में, 3 होते, जैसे मान लो 3-3-3, तीनों 3-3-3 के होते, तो आंसर आएगा 1, 3 अपॉन 3, 10 अपॉन 2। मतलब किससे डिवाइड किया आपने, नंबर ऑफ स्प्रिंग्स से। अगर मैं 10 स्प्रिंग्स सीरीज में लगा दूं, अगर मैं 10 स्प्रिंग्स सीरीज में लगा दूं, और हर एक का K की वैल्यू क्या हो, सेम वैल्यू वाले डायरेक्ट करने सिखा रहा हूं आपको। बाकी फॉर्मूला तो है ही हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज वालों के लिए। लेकिन अगर सेम वैल्यू के मैं 100 के 10 सीरीज में लगा दूं तो आंसर आएगा 100 अपॉन 10, डिवाइड हो जाता है नंबर ऑफ स्प्रिंग्स के साथ इन केस ऑफ सीरीज। याद रखोगे आप।
ठीक है। तो इसके बाद हम पैरेलल सीखेंगे। सीरीज़ में आपने ये जब सीखना था वो सीख लिया, और कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, सिर्फ इतनी बात याद रखना, जो रेजिस्टेंसेस का आप 10th क्लास में सीख के आए हो, जो रेजिस्टेंसेस का आप 10th क्लास के अंदर सीख के आए हो, ये उससे उल्टा फिनोमिना है। उल्टा मतलब सीरीज़ का फॉर्मूला पैरेलल वाला है, पैरेलल का फॉर्मूला सीरीज़ वाला है इन केस ऑफ स्प्रिंग्स। ये इतनी बात भी याद रख सकते हो, जिनको वो बड़े अच्छे से आता है। जिनको वो नहीं आता है उनके लिए फिर ये ऑल टुगेदर नई चीज़ है, इसको ऐसे याद रखो। लेकिन जिनको रेजिस्टेंसेस वाले फार्मूले याद थे, तो याद रखो सीरीज़ का फार्मूला पैरेलल वाला बनने वाला है, पैरेलल का फार्मूला सीरीज़ वाला बनने वाला है। अब यहाँ पे ये दोनों स्प्रिंग्स पैरेलल में लगे हैं। ठीक है, देखने में पैरेलल नहीं देखना चाहिए आपने। इसमें क्या रूल है कि इसमें आप इस मास को जब आगे की तरफ खींचोगे, आप समझने वाली बात इसमें है, जब इस मास को आगे की तरफ खींचोगे तो एक्स आपने मान लो इसको आगे खींचा, एक्स आगे खींचने की वजह से जब आपने इसको आगे एक्स खींचा तो ये भी एक्स डिस्प्लेस हुआ, ये भी एक्स ही डिस्प्लेस हुआ। आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है। और जब आपने इसको आगे खींचा तो दोनों के अंदर एक्स डिस्प्लेसमेंट हुई। और याद रखोगे आप, जब दोनों के अंदर डिस्प्लेसमेंट कॉमन हो, सेम हो, लेकिन फोर्स दोनों के अंदर अलग बने, वो तो बनेगी ही अलग, क्योंकि आपकी जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू k1x है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू k2x, तो k1x, तो जब x कॉमन हो गया तो k1 k2 अगर अलग हैं तो आप सीधा सीधा देख पा रहे हो कि इस केस में क्या हुआ। इस केस में व्हेन टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट they are equivalent, that they have the common displacement, then we will simply say they are connected in parallel। and parallel के लिए हम छोटी सी प्रूफ कर लेते हैं। पैरेलल के केस में क्या सेम है, x सेम है, और फोर्स कितनी आएगी, फोर्स दोनों का एडिशन आएगी। तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल जो मुझे फोर्स मिलेगी वो किसके बराबर आएगी, दोनों का सम। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, F1 प्लस F2। ये सिंपल बात आप लिख सकते हो। यहां से आपको मिल गया K इक्विवेलेंट इंटू, यहां पे भी ये है ना K इक्विवेलेंट, एक में कन्वर्ट कर देंगे तो इंटू एक्स इज इक्वल टू K1 इंटू एक्स प्लस K2 इंटू एक्स। एक्स एक्स कट गया, अल्टीमेटली आंसर आ गया K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2, जो सीरीज वाला फॉर्मूला था। किसके केस में, रेजिस्टेंसेस के केस में। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये उल्टा हो जाता है, ये याद भी रख के आपका काम चल जाएगा। सो डू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, दिस इज वेरी वेरी क्रूशल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे आपका जो फोर्स है, दोनों के अंदर फोर्स जो बनेगी वो अलग अलग बनेगी। नेट फोर्स जो आपको मिलेगी वो दोनों का सम मिलेगा, दोनों का फोर्स का सम मिलेगा। यहाँ पे एक फोर्स डेवलप हुई, यहाँ पे दूसरी फोर्स डेवलप हुई, इसलिए टोटल फोर्स आपको दोनों का सम मिलेगा। एंड द नेट फॉर्मूला फॉर पैरेलल इज K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3, जितने लगे होंगे उसके हिसाब से। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर पैरेलल। सीरीज का मैंने आपको बता दिया था। पैरेलल में तो बात करने की भी जरूरत नहीं, सबसे सिंपल फॉर्मूला हो गया, सिंपली ऐड देम, दिस इज सो सिंपल। ठीक है, तो कुछ करते हैं इसके आगे एक दो क्वेश्चंस और। ये आपकी दो स्प्रिंग्स और लगे हैं कॉम्बिनेशन में इस तरह से। तो अगर इस तरह से लगे हैं तो आपको सामने सामने नजर आना चाहिए कि क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में है। What will you say कि क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो आई विल सिंपली से दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे मैं बताता हूं आपको। आप जब इसको इस तरफ अगर मूवमेंट दोगे, अगर आप इसको इस तरफ की मूवमेंट दोगे एक्स की, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई इसमें, एक्स। ठीक है, ये कंप्रेस हुआ कितनी डिस्प्लेसमेंट एक्स के साथ, और ये एलोंगेट हुआ कितनी डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली एक्स। तो दोनों के अंदर डिस्प्लेसमेंट जो आई, दोनों के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आई वो क्या आई, वो सेम आई। दोनों के अंदर डिस्प्लेसमेंट सेम आई। तो दोनों के अंदर जब डिस्प्लेसमेंट सेम आएगी, फोर्स डिफरेंट बनेगी, K1x इज नॉट इक्वल टू K2x, तो हम क्या बोलेंगे, दीज टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सो रिमेंबर, इस केस में इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, K1 प्लस K2। प्लीज रिमेंबर इट, दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस इज अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। आप बड़ी क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पे मुझे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जल्दी जल्दी करेंगे हम। ये दोनों आपस में सीरीज में हैं, ये दोनों भी आपस में सीरीज में हैं। ठीक है, तो सीरीज में है तो उसके बाद ये रिजल्ट कैसा बन जाएगा इन दोनों का, ऐसा। सीरीज में मैंने आपको अभी सिखाया कि आधा हो जाता है, तो K/2 हो जाएगा, ये भी K/2 हो जाएगा। और पैरेलल में सिंपली ऐड होता है, तो रिजल्ट क्या आ गया, K। तो इसका, इस पूरी फिगर का K इक्विवेलेंट किसके बराबर है, K के। एज सिंपल एज दैट।
ये दोनों सीरीज़ में, आंसर k/2। ये दोनों सीरीज़ में, आंसर k/2। k/2 पैरेलल में ऐड होता है, पैरेलल में, वो याद रखना है आपको, इसलिए आंसर क्या आ गया k। सिंपल क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हो इसको, बड़ा सिंपल है ये दोनों आपस में पैरेलल में, ये दोनों आपस में पैरेलल में। और उसके बाद ये फिगर कैसी बन जाएगी, एक यहाँ पे नेट ये बन जाएगा, इन दोनों का नेट ये बन जाएगा, कितना आएगा 2k, यहाँ आ जाएगा 4k, इन दोनों का, मतलब रेड वाला ही बचेगा सिर्फ, बाकी सब गायब हो जाएंगे। तो आंसर कितना आएगा इसका, इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 2k और 4k आपस में क्या है, पैरेलल में, आंसर आ गया 6k। तो इसका आंसर है 6k। एज सिंपल एज दैट, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ये आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे हम। एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ L है और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। उसको 3 इक्वल पार्ट्स में काट दिया। जैसे ही 3 इक्वल पार्ट्स में काटा तो मुझे लगता है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि ये 3k हो जाएगा, और उनको इधर लगा दिया जैसे मैंने लगाया है। 3 इक्वल पार्ट्स में काट के उसको ये अरेंजमेंट बना दिया। जैसे ही अरेंजमेंट बनाया मुझे नज़र आ गया ये तीनों पैरेलल में है, तो मुझे नज़र आ गया 9k हो गया। कितना सिंपल बन गया, ऐसे ही ज़बरदस्ती प्रॉब्लम बनाई है, कुछ नहीं है मुश्किल इसमें। ये 9k हो गया। आपको डिस्प्लेसमेंट पूछी है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी इस केस में, ठीक है। जैसे ही मैंने 1 kg का लगाया, ये 10 न्यूटन नीचे आएगा। आपको कल सिखाया था मैंने, यहाँ पे जो FSP डेवलप होगी वो भी 10 न्यूटन डेवलप होगी, बताया था मैंने। mg इक्वल टू आएगा वो टेंशन, आप इसको सिर्फ स्ट्रिंग की तरह मान सकते हो। तो इसके अंदर जो FSP डेवलप हुआ डैट इज़ इक्वल टू क्या हुआ, 10 न्यूटन। तो हमें बड़े अच्छे से मालूम है 9k इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x कितना, 10/9k, 10/9k। क्वेश्चन ख़त्म। तो ऐसे एक बड़े सिंपल से क्वेश्चन क्रिएट, k की वैल्यू भी दे सकता था आपको, वहाँ से भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता था। तो ये काफ़ी हमने प्रॉब्लम्स की हैं इसके अंदर। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया, मुश्किल कुछ नहीं था इसके अंदर। अच्छे से नोट करो, आई डोंट बिलीव कि इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी आएगी। थैंक यू वेरी मच।